Everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. बाबर, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेकर आए हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जो है ये सेकंड पार्ट है। पहली जो वीडियो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो हमने 25 MCQs उसमें सॉल्व किए थे। नाउ वी विल बी सॉल्विंग अनदर 25 MCQs और ये हमारी थर्ड वीडियो है फॉर MDK 2020 रिवीजन सीरीज़ जो कि हमने स्टार्ट की है। और हम MDK से पहले 15 से लेकर 20 वीडियोस ऐसी बनाएंगे जिसमें आपका टोटल जो फिज़िक्स का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। आई होपफुली उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय एयर इज़ 4 न्यूटन। व्हेन सेपरेटेड बाय अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2 द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि फोर्स मीडियम का जो होता है वो फोर्स एयर अपॉन ER के बराबर होता है। यहाँ पर ER की वैल्यू आपको गिवन है 2, फोर्स एयर में कितना है 4 न्यूटन। तो यहाँ पर आप 4 रखोगे और 2 जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा 2 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू। यानी कि आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² और इसके नीचे V। इसको आप बोलते हो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी। तो ये किसके इक्वल होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, सो E इज़ प्रोपोर्शनल टू E², या एनर्जी डेंसिटी रो इज़ प्रोपोर्शनल टू E²। So this will be the correct answer. A 5 mega ohm resistor is connected with a 2 microfarad capacitor. The time constant of the circuit. अब जो आपके पास टाइम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो होता है आपका RC के इक्वल। टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल्स टू RC। पहले शुरू में जब अभी तो ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, शुरू में ऐसे आता था द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज़, या द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, द यूनिट ऑफ 1 रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते थे जो कि अभी नहीं आते। तो आपका टाइम कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 मेगा यानी 10⁻6 इंटू 2 माइक्रो यानी 10⁻⁻6। ठीक है, फेरेड। तो यहाँ पर ये 10⁻6 और -6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो टाइम विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह से आपने निकालनी है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज्ड बॉडीज़ इज़ हाल्व्ड द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अब ये जो है आप अभी खुद से कर लो तो बेहतर है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली करवाए। तो फोर्स आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इफ़ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ हाल्व्ड, सो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूँ तो आपके पास फोर्स क्या बनेगा, न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू R की जगह पर मैंने लिखा R/2 और इसका स्क्वायर। सो F डैश इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R² 4, ये ऊपर चला जाएगा। सो फोर्स न्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/R², यानी 4 टाइम्स ये आपका फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है। इन द टाइम कांस्टेंट RC सर्किट हाउ मच चार्ज इज़ स्टोर्ड आउट ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो ये एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो जिसमें टाइम कांस्टेंट RC सर्किट गिवन होता है तो उसमें मैक्सिमम चार्ज होती है आपकी Q0।
तो टाइम कांस्टेंट का मकसद ही यही होता है कि वो टाइम जिसमें आपका 63 पॉइंट समथिंग या 63% ऑफ ओरिजिनल चार्ज स्टोर हो जाए। ठीक है, तो 63% इस तरह से आप लिख सकते हो। ये कितना होगा, 0.63 टाइम्स ओरिजिनल चार्ज। ओरिजिनल चार्ज कितनी है, क्यू नॉट। सो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, बात एक ही है। थोड़ी देर पहले मैंने जो आपकी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था। आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, ये भी चीज़ मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन की है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड बोला है, पैरेलल इक्वली स्पेस्ड एंड क्लोज अगर बोलेगा तो स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। उसके बाद हमारा क्या है, इन कैपेसिटर द एनर्जी इज स्टोर्ड इन, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव प्लेट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड in between them exists in the form of, sorry, the energy in between them exists in the form of electric field। सेकंड पर ओम, अब देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था सेकंड पर ओम किस तरह से, आपने पढ़ा आर सी टाइम के इक्वल, आर सी की जगह पर सेकंड पर ओम पूछा गया है, तो यहाँ पर आर उस साइड जाकर डिवाइड करेगा, टी अपान आर, टाइम का सेकंड, नीचे ओम, किसके इक्वल है, सी इज़ कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज एज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरी करती है, किस तरह से वेरी करती है, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर, तो दिस इज़ करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड अ हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड हॉलो चार्ज, अब फॉर सपोज कि ये आपका सर्किल इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास इस तरह से एक हॉलो स्फीयर है जिसको मैं चार्ज बना रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ चार्ज्ड होलो स्फीयर। अब इस चार्ज्ड होलो स्फीयर की जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस तरह से करके, तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो ये आपस में सारी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, आपस में ये सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो इनसाइड जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ज़ीरो, सबसे पहली ये बात। दूसरा, तो जहाँ पर भी चार्ज होगी वहाँ पर पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर अगर मैं इनका डिस्टेंस ड्रॉ करूँ सेंटर तक, द डिस्टेंस इज़ आर, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपान आर। तो अब के क्यू अपान आर की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। तो यही हमारे सवाल के अंदर हमसे पूछा गया है कि फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है। भाई पोटेंशियल कांस्टेंट है, फील्ड ज़ीरो है। पहले क्या पूछा है, फील्ड पूछी है, फील्ड है ज़ीरो, तो ज़ीरो पहले इसमें ऑप्शन में है, इसमें भी है, ये नहीं होगा तो ये होगा। तो दूसरा क्या है, के क्यू अपान आर, तो के की जगह पर इसने 1/4πε0 रखा है, वो भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि नीचे जो रिलेशंस गिवन है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू होती है, सिंबल होती है फाई
विच इज़ इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ ई ए, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर मैं ई की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, फाई ई अपॉन ए। सो दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये गिवन भी है फाई अपॉन ए। उसके बाद हमारा क्या है, द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स, वी कंक्लूड दैट। अब आपके पास दो मेटल प्लेट्स गिवन है, उसमें चार्जेस भी शोन हैं और सारी चीज़ें। अब उसके बाद क्या है, अब मैं आपको इस ग्राफ के ऊपर कोई चीज़ समझाऊँ या मैं नीचे ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है और दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। फील्ड लाइंस विल गो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, लेकिन ये एंडिंग के पास जब आएंगी तो ये इस तरह से करके बल्ज होंगी, ये इस तरह से करके बल्ज होंगी, ठीक है। तो दीज बल्जिंग फील्ड्स आर नोन एज फ्रिंजिंग फील्ड्स। ये पास्ट में एमडीकेट में आ चुका है फ्रिंजिंग फील्ड्स, या इनको आप बल्जिंग फील्ड्स भी बोल सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर ये चार्जेस यहाँ पर शो ना हो, ये वाली, तो आप समझ जाओगे कि जहाँ से ये स्टार्ट हुई हैं वो पॉजिटिव है, जहाँ पर ये एंड हो रही हैं वो नेगेटिव है। एक चीज़। दूसरी कि ये इक्वली स्पेस्ड हों, पैरेलल हों, तो इसका क्या मकसद है कि इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो फील्ड है वो फ्रिंजिंग है, बल्जिंग है, तो यहाँ पर ये जो फील्ड है वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन बीच में बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड है। तो इस सेंटर में आपकी फील्ड क्या होगी, आपकी जो फील्ड होगी वो होगी यूनिफॉर्म, ठीक है। लाइंस जितनी करीब होंगी आपस में उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, लाइंस जितनी दूर होंगी फील्ड उतनी वीक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है द अपर पोल इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो टर्मिनेट कर रही हैं तो ये नेगेटिव होगा, ये होगा पॉजिटिव। और इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, ये वाई गिवन है, जेड गिवन है, एक्स गिवन है। अब देखो ये पूरी फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, सिर्फ यहाँ पर बल्जिंग है। तो जहाँ पर बल्जिंग होगी वहाँ पर फील्ड वीक होगी, अदरवाइज फील्ड होगी यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन है कि अ प्रोटॉन एट एक्स एक्सपीरियंसेस अ ग्रेटर फोर्स इफ इट वर प्लेस्ड एट जेड, यानी कि एक प्रोटॉन को अगर मैं वाई की जगह पर रखूँ तो वो ज़्यादा फोर्स उस पर लगेगा अगर मैं उसको जेड के ऊपर रखता हूँ। तो भाई जब फील्ड सेम है तो फोर्स तो सेम लगेगा, कहीं पर भी रखो एक्स वाई जेड में, तो यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी यूनिफॉर्म लगेगा। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा द प्रोटॉन एट एक्स वुड एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इफ़ इट वर प्लेस्ड एट वाई, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब उसके बाद हमारा क्या है, द मेथड फॉर चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट विथ इट इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्शन इंडक्शन और चार्जिंग बाय कांटेक्ट मेथड, इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं दो। उसमें आपके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्वांटाइज किस तरह से है, चार्ज की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी और वैल्यूज़ क्या हैं फंडामेंटल, ऐसी मैंने उसमें चीज़ें बताई हैं जो आपको जो है कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, अगर मैं बोलूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने टच किया उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कांटेक्ट मेथड,
ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि दो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने इस तरह से रॉड ली और इसको मैंने इस तरह से एक सिल्क क्लॉथ से रब किया, तो फॉर सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंडक्शन या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये 3 मेथड्स हैं, ठीक है। और दूसरा अर्थिंग भी हम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हो। द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज जब डाइलेक्ट्रिक आएगी तो क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स को डिक्रीज़ करेगी। क्यों? कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन 1/4 एप्सिलॉन नॉट ER यानी कि मीडियम की आने की वजह से ER की वैल्यू ज़्यादा होती है तो K की वैल्यू कम हो जाती है। K की वैल्यू कम होगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। If the charge on a particle is double, then electric field is proportional to charge, inversely proportional to square of distance. So if charge is doubled, then electric field also will be doubled. ठीक है। A point charge is placed at Y in front of Earth's metal sheet X. P and Q are 2 points between X and Y is shown in the diagram. Then relation, अब यहाँ पर ये एक सोर्स बन जाएगा किसका? चार्ज का, क्योंकि इसको किसी के साथ हमने अटैच किया है। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जाएगा। P तक ये डिस्टेंस कम है, उसके बाद Q तक ये बढ़ रहा है, R तक ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। R तक ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लगाया के Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जितना दूर होगा उसकी फील्ड उतनी कम होगी, क्योंकि R की वैल्यू बढ़ेगी तो फील्ड कम होगी। तो सबसे क्लोज कौन सा है? P। तो अभी Q पर सबसे पहले देखो फील्ड ज़्यादा किस पर होगी? P पर, देन Q पर, देन Y पर। तो यहाँ पर से वैल्यूज़ निकालो। P इज़ ग्रेटर देन Q, ये करेक्ट है। Q इज़ ग्रेटर देन P, ये नहीं है। Q पर 0 है, P पर 0 है, दोनों नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है आपके पास? द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के नॉट ओरिजिनेट, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं दोनों, बस ये याद कर लो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी हैव, फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके यूनिट सेम होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था ना, फ्लक्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ई, इसी को बोलते हैं हम फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। If electric and gravitational force on an electron placed in a uniform electric field balance each other, then electric field intensity will be। अब ये जो है ना प्यारा क्वेश्चन आया है, तो चलो यहाँ पर अलग से ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव। अब दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज प्लेट और दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अगर यहाँ पर इनके दरमियान हमने यूनिफॉर्म फील्ड बनाई है, यूनिफॉर्म फील्ड, अब यहाँ पर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, और दूसरा इस पर लगा है वेट, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है? बैलेंस। नीचे कौन सा लगेगा? mg, ऊपर कौन सा लगेगा? qe, ठीक है। तो जब ये दोनों फोर्स qe और mg बैलेंस होंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन विल बी सस्पेंडेड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल बी सस्पेंडेड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही चीज़ बोली गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, mg/q, mg नीचे E भी लिख सकते हो आप। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, mg/q या mg/E। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर इज। सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि फोर्स यानी कि कूलम्बिक फोर्स जो आप निकालते हो कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो यूनिट चार्जेस का क्या मकसद है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 1 कूलम, तो वो क्या होगा कि इंटू वन अपॉन रेडियस कितना है इसका या डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। तो फोर्स किसके इक्वल मिलेगा आपको, के के इक्वल। के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू कूलम्ब स्क्वायर, सॉरी न्यूटन, फोर्स की वैल्यू पूछी गई है ना, तो न्यूटन होगा। ठीक है, 9 × 10⁻9। इसके बाद हमारा क्या है 46, टू कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, वन इज़ फिल्ड विद एयर अदर इज़ फिल्ड विद ऑयल, यानी कि एक की एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है वैल्यू, दूसरे की एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई आर अपॉन डी है। बोथ कैपेसिटर कैरी द सेम चार्ज सेम है भाई। द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करती है किस पे, के पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर। तो ई आर क्या होगी यहाँ पर ऑप्शन के 0 1 नहीं, ई आर जो होती है ऑयल की वो 1 से ज़्यादा होगी, तो ये बिटवीन 1 एंड समथिंग होगा, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। One of the materials listed below is to be placed between two identical metal sheets with no air gap to form a parallel plate capacitor which produces greater capacitance। अब आपसे पूछा गया है कि कैपेसिटेंस किसकी ज़्यादा होगी, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। काफ़ी दफ़ा मैंने ये आपको करवाए। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी एरिया ज़्यादा हो, जिसकी डी की वैल्यू कम हो, या अगर मीडियम आ जाए तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये 3 पैरामीटर्स हैं। अब थिकनेस 0.1 है, डाइलेक्ट्रिक 2 है, थिकनेस 0.2 है, डाइलेक्ट्रिक 3 है, थिकनेस 0.4 है, डाइलेक्ट्रिक 8 है, थिकनेस 0.5 है, डाइलेक्ट्रिक 11 है। अब इनमें से आपने फॉर्मूला पे अप्लाई करके इनकी जो है वो कैपेसिटेंस निकाल लेनी है। तो ग्रेटेस्ट चलो निकाल लेते हैं, मैं डायरेक्टली डी को करके देखता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़्यादा लग रही है। C इज इक्वल्स टू 0.5 mm इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की वैल्यू क्या है, नहीं डाइलेक्ट्रिक इसने डी सेम दिया है, किस तरह से गिवन है ये, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है यहाँ पे, एक सेकंड। इसने किस तरह से इसको सॉल्व करवाया है, ये इसने दिया है प्रॉब्लम में डेटा, आपके पास जनरल फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डाइलेक्ट्रिक आपने वैल्यूज़ गिवन है, सी इज इक्वल्स टू, एरिया इसने नहीं दिया, ए एप्सिलॉन नॉट सेम होगा, ई आर की वैल्यू क्या है, ये होगी 11 डिवाइडेड बाय थिकनेस 0.5 mm। तो यहाँ पर ये 0.5 mm यानी 10⁻³ तो ये ऊपर चला जाएगा। C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 11 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.5, ये भी जो है नीचे 10 आएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये 10⁻⁴ हो जाएगा, इसी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। आप बाकियों की सॉल्व करके देखना,
इसी मेथड से वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 48, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं शुरू में बता चुका हूँ कि भाई डायरेक्शन सेम है, दोनों का सेम है या पैरेलल है, बात एक ही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क के इक्वल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वोल्ट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The potential difference between the pair of similar conducting plates is known. What additional information is needed in order to find electrical density? अब यहाँ पर इसने एक अच्छी बात की है, वो ये कि मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊँ, इसलिए यहाँ पर इसने क्या बताया है कि आपका चार्ज प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल नॉन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो डेल्टा वी। तो मतलब बोल रहा है कि और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जिसकी वजह से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सको। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स नेगेटिव इज इक्वल्स टू ई। तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस मालूम हो जाए, डिस्टेंस, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में निकाल सकता हूँ, या इसको बोल सकते हैं स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो कई नाम है इसके जो आपको इजी लगे। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ये करेक्ट ऑप्शन है। एरिया ऑफ प्लेट्स भी दिया है इसने, नहीं होगा एरिया, कंफ्यूज करने के लिए। The ratio between charge stored and potential difference across the plates of a capacitor is known as। रेशियो किसका, चार्ज और पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल, चार्ज क्या होगी, कूलम पर वोल्ट, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब ये वीडियो हो गई सेकंड पार्ट। इसका आप थर्ड पार्ट बनाएंगे जिसमें 75 से 80 MCQs तक करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे और मुझे अपने रिव्यूज़ बताओ कमेंट्स में। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए इनके, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।